इसमें ध्यान दो, सवाल समझना है, ठीक है। इसमें लिखा है यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। क्वेश्चन समझ में आया ये? कि रोहन ने जितने भी पैसे उसके पास थे, ठीक है, अब कितने पैसे थे ये नहीं मालूम, लेकिन रोहन के पास जो भी पैसे थे उसने अपने पैसे का कितना खर्च कर लिया, 50%, और 50% खर्च कर देने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, 800 रुपये। हमें ये बताना शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे, ठीक है ना। अब कितने थे तो कैसे करना है, शुरुआत में अपन कितने रुपए मान लें उनके पास, x रुपए थे, ठीक है, और x का कितना परसेंट खर्च कर दिया, 50, तो x का 50% निकाल दें हम, ठीक है, x का 50% निकाल दें, और फिर जो टोटल रुपए थे उसके, ठीक है ना, टोटल उसके पास x रुपए थे, उसका 50% उसने खर्च कर लिया, तो दोनों को माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि उसके पास कितने रुपए बचे, ठीक है। अच्छा, अब कितने रुपए बचे तो हमको पहले से दिया, इसमें 800 रुपये बचे, तो मेन चीज़ हमको मान किसका निकालना है, इसमें x का, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x का मान भी निकल आएगा हमारा, ठीक। अब इसको देखो कैसे करते हैं अपन। सबसे पहले क्या मान के चलेंगे यहाँ, माना रोहन के पास प्रारंभ में x रुपए थे, ठीक है, तो रोहन के पास कितने रुपए थे, x रुपए थे, उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, x का 50%, x का 50% खर्च कर दिए, तो x का 50% कितना होगा, x का 50%, तो कैसे निकालेंगे, x गुणित 50/100, मतलब x गुणित 50/100, जीरो से जीरो कट गया, तो ऊपर कितना बचा, 5x, ये x हमने 5 के साथ लगा दिया, और बटे में कितना है, 10, इसको और काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर क्या बचा, 1 और x, नीचे कितना है, 2, एक का कोई मतलब नहीं होता लिखने से, इसलिए हमने केवल लिखा x/2, ठीक है। इतना समझ में आया कि रोहन के पास शुरुआत में कितने रुपए थे, x, उसने अपने पास जितने रुपए थे उसका 50% खर्च कर दिया, तो x का 50% निकाल लिया हमने, तो वो कितना आ गया, x/2, ठीक है। अब जितने रुपए थे उसमें से इतने खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, 800, सवाल में लिखा है हमको, ठीक है। तो अब इससे अपन सवाल जमाएंगे, तो यहाँ अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, उसके पास रुपए थे x, उसने खर्च कितने कर दिए, x/2, तो उसके पास रुपए कितने बचे, 800, इतनी बात आई समझ में, इतने थे, इतने खर्च कर दिए, इतने बचे। अब इसको सॉल्व करेंगे और x का मान निकाल देंगे बस, तो 2 का गुणा x में कर दो, x अपनी जगह है, 2 नीचे रहेगा। अब इस ये 2x है, 2x में से x घट गया तो 1x बचा, और ये जो बटे का 2 है जो इस तरफ जाके गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, मतलब रोहन के पास शुरुआत में कितने रुपए थे, 1600 रुपए थे। क्लियर है देव, आ गया समझ में, ठीक, तो नोट कर लो इसको। चलो समझना, इसमें लिखा है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। अब देखो 25 विद्यार्थी टोटल हैं, उसमें से 72%, ठीक है ना, ये गलती से ये नहीं समझ लेना कि वो 72 विद्यार्थी नहीं, कई बार लोग कहते हैं कि सर ये तो प्रश्न गलत लिखा है, कि 25 तो विद्यार्थी हैं टोटल में, उसमें से 72 लोग ऐसे जो गणित में रुचि नहीं रखते, तो ये कैसे संभव है,
ठीक है, तो सवाल में अपन को 72 विद्यार्थी नहीं लिखा, हमें क्या लिखा, 72% विद्यार्थी, मतलब 25 विद्यार्थी टोटल हैं, उसमें से 72% ऐसे जिनको गणित में कोई रुचि नहीं। परसेंट हमेशा अपन कितने से निकालते हैं, 100 से। ठीक है, यदि पूरे 25 के 25 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते तो अपन कहते हैं कि पूरे 100% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, या 100% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन बोला गया है कि 72% गणित में रुचि रखते हैं। ठीक है ना, 25 में से 72% गणित में रुचि रखते हैं। तो अब कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं, बताओ। यदि 25, हाँ, क्योंकि टोटल परसेंट हमेशा 100 में से निकलता है। अब यदि 72% रुचि रखते हैं तो बाकी के 28% कैसे होंगे जो रुचि नहीं रखते हैं। अब सवाल में क्या बोला है, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। अब प्रतिशत नहीं पूछा हमसे, अब बोला है कितने विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थियों की संख्या बताने की कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते। तो हमको विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, दिया है परसेंट में, और फिर जब पूछा है वो संख्या में पूछा गया है। क्लियर है इतना। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, 25 में से 72% गणित में रुचि रखते हैं, तो जो विद्यार्थी गणित में नहीं रखते हैं रुचि, उसका परसेंट कितना है, 28%। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, 25 का 28% निकाल देंगे हम। ठीक, अब कैसे करेंगे समझना है इसको। कुल विद्यार्थी कितने, 25, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25। अब इसके बाद हमको क्या सवाल में पता क्या है कि कितने रुचि रखते हैं, 72%। 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, बातें मत करो। अतः गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 माइनस 72 मतलब 28%। तो कुल विद्यार्थी 25 हैं, 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत हो गया 100 माइनस 72 मतलब 28% ऐसे जिनको कोई रुचि नहीं है। अब 25 का 28% निकाल देंगे तो हमको नंबर मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, अतः 25 का 28%, तो 25 गुणित 28/100। अब इसको हल कैसे कर लूँ, 25 का भाग कर दो, यहाँ पे 25 से कम, 25 चौके 100, तो 28/4। ठीक है, अब 28 में 4 का भाग कर दो, तो 4 सत्ते 28, तो आंसर आ गया 7। मतलब गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 7 है। समझ में आ गया। ठीक, तो इसको नोट कर लो। आकाश, तुम्हारी समझ में आया कि नहीं, पक्का? क्या है ना, यदि कोई पढ़ाई में कमज़ोर हो ना तो उसको अपन मेहनत करके होशियार बना सकते हैं, लेकिन यदि किसी को पढ़ाई में रुचि ही ना हो तो फिर क्या करोगे, उनके ऊपर मेहनत करना भी बेकार है कि नहीं आकाश? सही तो कह रहे हैं ना, नहीं तो बता तो रहे हैं ना। यदि कोई बच्चा पढ़ाई में गधा है तो गधे को तो अपन होशियार बना सकते हैं भाई मेहनत करके, ठीक है ना, कि भाई एक बार में सवाल समझ में नहीं आया, 2 बार में 10 बार बताएंगे समझ में आ जाए सवाल। लेकिन अब कोई पढ़ना ही ना चाहे तो क्या करो उसके लिए, उसका कुछ नहीं हो सकता।
चलो अब प्रश्न समझना अगला। जिसके बाद इसमें लिखा हुआ है हमें 15,000 अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,000 रुपये में उपलब्ध है। अंकित मूल्य समझ गए, मतलब उसकी जो प्राइस है लिखित में, ठीक है, इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं लिस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस। तो टेबल जो मेज है इसकी अंकित मूल्य कितनी है 15,000 रुपये, और ये 14,400 रुपये में उपलब्ध है। कीमत उसकी 15,000 है लेकिन 14,400 में वो उपलब्ध है। इसका मतलब उसमें कोई डिस्काउंट मिल रहा होगा हमको, ठीक है। डिस्काउंट को हिंदी में अपन क्या कहते हैं, बट्टा, ठीक है। इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं और हिंदी में बट्टा। तो हमको इस सवाल में दो चीज़ें निकालने बोली गई, एक बट्टा निकालो और दूसरा बट्टा प्रतिशत निकालो। पहला तो ये निकालना कि बट्टा मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, और दूसरा ये कि वो कितने परसेंट है। जैसे अपन कॉपी खरीदते हैं, 100 रुपये की कॉपी है और मान लो वो हमको 80 रुपये में मिल रही है, तो मतलब हमको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 20 रुपये। अब हमको यदि उसको परसेंट में बोलना हो तो 20 रुपये मतलब 100 रुपये का कितना परसेंट है, 20 रुपया, 20 ही परसेंट है, ठीक है ना। लेकिन यदि इसी चीज़ को अपन 200 रुपये के हिसाब से हिसाब लगाएं तो 100 रुपये की कीमत है किताब कॉपी की, और वो कॉपी पे 20% तुमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो 200 रुपये का 20% कितना होगा, 200 रुपये का 20%, 100 रुपये का 160। तो तुमने वो बताया क्या कि कितने रुपए में वो कॉपी मिलेगी, मतलब डिस्काउंट कितना हुआ उसमें, 40 रुपये का हुआ ना। 100 रुपये का 20% 20 रुपये था, तो 200 रुपये का 20% कितना होगा, 40 रुपये, ठीक है ना। और यदि हम 40 रुपये माइनस कर देंगे तो विक्रय मूल्य निकल आएगा 160 रुपये। तो वैसे ही यहाँ पर अपन को दो चीज़ें निकालनी है, एक तो बट्टा भी निकालना कि कितने रुपए का डिस्काउंट हमको मिला, कितना बट्टा मिला, और दूसरा बट्टे को परसेंट में भी बदलना है हमको। समझ में आई बात, ठीक। तो अब इसमें सबसे पहले अंकित मूल्य कितना लिखा है हमको, अंकित मूल्य कुर्सी का, मेज का अंकित मूल्य है 15,000 रुपये, ठीक है। और मेज बेची कितने में गई है, 14,400। अब इसमें सिंपल सा काम, बट्टा तो अपन सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो बट्टा बराबर क्या होगा, सूत्र अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है इसका 15,000 और विक्रय मूल्य कितना है 14,400। अब इनको घटा दो तो कितना आ जाएगा, जीरो का और ये जीरो का जीरो। अब ये इधर पे जीरो में से 4 नहीं घटेगा, उधार लेंगे तो 10 में से 4 गया 600 आ गया। अब यहाँ पे 4 में से 4 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो कितना आया 600 रुपये। मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, 600 रुपये का। अब ये जो 600 रुपये है ये 15,000 का कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, तो इसमें सूत्र लगाएंगे हम बट्टा प्रतिशत का। बट्टा प्रतिशत, तो बट्टा प्रतिशत का सूत्र कितना है अपना, बट्टा गुणित 100 बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है ना। बस अब इसमें अपन मान रख दें, तो बट्टा कितने रुपए का था 600 का, ये 100 तो सूत्र में है। अंकित मूल्य कितना है इसका 15,000। अब कितने जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे 3 जीरो कट गए, ठीक है। ऊपर क्या बचा 60 और नीचे, अब 15 से भाग कर दो, 15 एकम 15, 15 चौके 60, आंसर आ गया 4%। मतलब यदि अपन बट्टे की बात करें तो बट्टा हमको मिला 600 रुपये, और उसको परसेंट में यदि कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 4%, 4%। नोट करिए। इसमें 12वें वाले प्रश्न पे ध्यान देना। इसमें लिखा हुआ है प्रश्न में 10,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ठीक है ना, मतलब ब्याज की जो दर है वो वार्षिक है, साल में एक बार ब्याज का दर जो है मतलब फिक्स है, वो साल के हिसाब से ब्याज लगता है, और 10,000 रुपये मूलधन है और समय है 2 वर्ष और दर कितनी है 5% की। अब हमको इसको क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पे जो चीज़ दी गई है वो अपन लिख लें। मूलधन कितना है 10,000 रुपये, दर कितनी है 5%, ठीक, और समय कितने वर्ष लिखा है इसमें 2 वर्ष। ध्यान देना इसमें। तो हमको निकालना क्या है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मिश्र धन निकालेंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र लगाओ, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात कितनी है N। P का मान कितना है 10,000, R का मान है 5 बटे 100 और घात कितने की लगेगी 2 की। 10,000 को ऐसे ही लिखा रहने दो, 5 से करूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे हो गया 20 और घात लगी है 2 की। अब गुणा करो, 20 एकम और उसमें 1 जोड़े तो 21, 21 बटे 20 और 2 की घात। अब 2 की घात है इसलिए 21 बटे 20 को 2 बार लिखेंगे। अब कितने जीरो कड़े आएंगे 2। तो यहाँ कितना बचा 100, ऊपर बचेगा 21 गुणित 21 और 2 दूनी 4, 4 से ये कड़े आएगा कितने बार में 25 बार है, 25 चौके 100 होते हैं ना। अब इनका भी गुणा कर दो, 21 का गुणा 21 में करोगे तो कितना आएगा 441, ठीक है, 21 का वर्ग 441 होता है। अब 25 का गुणा करो, 25 एकम 25, हाथ सिलाई कितनी आई 2, 25 चौके 100, 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102, हाथ सिलाई बचेगी 10, 25 चौके 100, 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 110। तो ये क्या निकला ए, ये अमाउंट है, मिश्र धन है। अब हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज को अपन इंग्लिश में कहते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। और CI का सूत्र क्या होता है A माइनस P। तो A मतलब अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल, मतलब मिश्र धन में से मूलधन हमको घटा देना है। तो मिश्र धन कितना है हमारा, ये वाला है 11,025 और मूलधन कितना है 10,000। तो 11,025 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1,025। तो ये इसका उत्तर आ गया। क्लियर है सबको, नोट कर लो।